शुरू करते हैं। All right. So good morning, everybody. Similar to the section that we on a daily basis realize that every week we need to have something that should nourish us, that should enrich us, that should make us think twice, 3 times, and can differentiate between what is right and what is wrong, isn't it? So that is the reason why on every Friday in the morning at 11 we take up an issue which is of national importance, an issue that really going to matter to lot many people, not just a few section of people, but almost to everybody, if not today, maybe tomorrow. That is the reason why on every Friday we come together to sit and to think and to realize what could be best for us as a citizen, for us as a human being. आज का इशू है the NEET 2021 and the issue is with respect to overseas citizen of India. Overseas citizen of India. लाइफ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अहमियत क्या है ये आपसे बेहतर तो कोई नहीं जान सकता। जिसने कभी एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया उसके लिए शायद ही इतना मेजर रोल प्ले नहीं करे, लेकिन वो व्यक्ति जिसको मालूम है कि मेरी आने वाली पूरी जिंदगी, नॉट जस्ट दैट, मेरी आने वाली पूरी पुश्ते इस एंट्रेंस एग्जाम पर निर्भर है, तो उस एंट्रेंस एग्जाम की अहमियत लाइफ में बहुत बड़ी होती है। यू नो दैट वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लैट, सो वी नो द इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग दिस एग्जाम कॉल्ड क्लैट। सिमिलरली कोई व्यक्ति यदि साल भर तैयार करता है एग्जाम, यदि कोई तैयार करता है और लास्ट में मौका मिले कि नहीं नोटिफिकेशन में कोई चेंजेस हो गया है, अब उसको वो एग्जाम देने को नहीं मिलेगा या उसको उस एग्जाम के अंदर के प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे, तो उसके साथ क्या हो सकता है आप सोचिए। इसी लाइन लेंथ में आज का इशू है, दैट इज नीट 2021 एंड OCI राइट। मेरा पहला स्लाइड इसमें आया नहीं, मुझे नहीं पता, मिस हो गया शायद, तो उसमें मैंने ऊपर लिखा था नीट 2021 दिस इज द राइट ऑफ OCI कैंडिडेट। ओके, पहले आप थोड़ा सा OCI के बारे में समझ लो कि ये होता क्या है। हालांकि मैम वुड डेफिनेटली गोइंग टू टेक द सिटीजनशिप एक्ट कर लिया तो मेरे ख्याल से फिर आपको समझ में आएगा मेरी सारी बातें। आप इंडियन हो, आप इस देश के सिटीजन हो। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन सिटीजन एंड रेजिडेंट। जो रेजिडेंट है जरूरी नहीं है कि वो सिटीजन हो, पर जो सिटीजन है वो रेजिडेंट होता ही है, ठीक है ना? यू गॉट दिस पॉइंट? हमारे देश के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद, इनफैक्ट आने वाले टाइम में आप जैसे लोग पढ़ लिखने के बाद हो सकता है कि आप बाहर काम करने जाओ, इट इज क्वाइट पॉसिबल ना। तो जहां पर आप काम करते हो वहां पर भी आपको राइट चाहिए होता है ना। तो यू समटाइम रियलाइज यार मेरे को लाइफ भर यदि यहीं पर काम करना है तो क्यों ना मैं यहीं की सिटीजनशिप ले लूं, क्योंकि ये अक्सर होता है। जैसे कि आप लोग बाहर से पढ़ने के लिए आए भोपाल में आप पढ़ाई करोगे, फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप सेटल भी हो गए तो घर बनाने की सोचोगे कि नहीं सोचोगे? आपको लगता है कि सर यहाँ पर एक फ्लैट ले लेते हैं, अब फैमिली बड़ी हो रही है तो कब तक हम किराए के मकान में रहेंगे, तो हम फ्लैट ले लेते हैं। कल को मालूम पड़ा कि आपको भोपाल में फ्लैट नहीं ले सकते क्योंकि आप बाहर से आए हो, तो पता करो कि भाई क्या कर सकते कि हम फ्लैट ले लें। तो यदि आपको बोला कि ठीक है एक काम करो, आप अब जिस गांव से आए हो उस गांव का सिटीजनशिप आप छोड़ दो, यहाँ का सिटीजनशिप ले लो तो हम आपको घर दे देंगे। ऐसा हो सकता है ना? हमारे देश में ऐसा नहीं है, पर ऐसा लाइफ में होता है। तो आप पढ़ लिखने के बाद अपनी सारी पढ़ाई करके यू गो टू अमेरिका, यू स्टार्टेड वर्किंग देयर, ठीक है ना? बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू रियलाइज्ड दैट कि मेरे को सब कुछ यहीं पर मिल रहा है। आपको वहां पर शादी भी हो गई, यू गॉट मैरिड विथ समबडी, उसके साथ आप वहां चले गए, यू स्टार्टेड लिविंग इन दैट कंट्री, आपका बेटा हो गया, बेटी हो गई, शी और ही स्टार्टेड गेटिंग एजुकेशन फ्रॉम ए स्कूल इन दैट पर्टिकुलर कंट्री ओनली। तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि यार अब मैं यहीं रह जाऊं, परफेक्ट है ना? तो अब आपको वहां का सिटीजनशिप चाहिए, वहां रहने के लिए आपको लगता है कि मैं वहां का सिटीजनशिप ले लूं। तो इसमें क्या गलत है कि मैं इंडियन
गवर्नमेंट को ये बोलूं कि आप मेरे को डुअल सिटीजनशिप दे दो ना, क्योंकि काम करने के लिए साहब मैं वहीं पर रहूंगा, मैं यहां पर आ नहीं सकता। आई डोंट हैव एनी अपॉर्चुनिटी, यहां कोई काम ही नहीं है मेरे लिए, मैं खाऊंगा क्या? मेरी फैमिली है, परिवार है, सबको मेरे को नर्चर करना है। तो आप मेरे को ड्यूअल सिटीजनशिप दे दो ना, क्या दिक्कत है इसमें? मैं यहाँ का सिटीजनशिप भी रहूंगा और वहां के लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका बोल रहा है कि तुम्हारे देश में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो नो प्रॉब्लम, हमारी सिटीजनशिप तो आप ले लो। और इंडिया यहाँ कहता है कि नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे सिटीजनशिप एक्ट में ड्यूअल सिटीजनशिप का कोई भी एस्पेक्ट नहीं है। या तो आप इंडिया का रहो, यहाँ का सिटीजनशिप बनो, या तो जहां का सिटीजनशिप आपको बनना है वहां का ले लो, पर यहां की पहले आपको खारिज करनी पड़ेगी। कई बार ऐसा लगता है कि गलत है। इफ यू आर ए सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, तो क्या दिक्कत है मेरे को ड्यूअल सिटीजनशिप मिले, बशर्ते मैं एक एलिजिबल व्यक्ति हूं, बशर्ते मैं एक ऐसा नागरिक हो जो लॉ एंड ऑर्डर को रिस्पेक्ट करता हूं, को अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो आप बोलोगे सर ये तो गलत है ना, आप कितने देशों का ऐसे सिटीजनशिप लेंगे? तो यहां लड़ाई करेंगे, वहां जाकर रहने लगोगे, या वहां लड़ाई करके आप यहां पर आकर रहोगे? तो मेरा सवाल है कि भाई दुनिया का कानून यूनिफॉर्मिटी के साथ भी तो बन सकता है। यदि हम इतने अकॉर्ड के साथ इंटरनेशनल ट्रीटी करते हैं ट्रेड के रिलेटेड, तो इसमें भी कर सकते हैं, बस ओपननेस की जरूरत है। यदि ओपननेस हो, यदि आप ओपन हो, तो क्या दिक्कत है? मैं अपने काबिलियत के बेसिस पर ही तो विदेश में जाकर के कोई काम कर रहा हूं। इफ आई हैव बिकम ए वेरी गुड डॉक्टर इन अमेरिका, तो वो तो मैं अपनी काबिलियत से बनाऊं ना, तो उसमें मेरे को ड्यूअल सिटीजनशिप देने की क्या दिक्कत है? आप बोलोगे सर आप क्या ड्यूअल सिटीजनशिप फेवर करते हो? तो मैं बोलूंगा कुछ हद तक मैं करता हूं, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा एक्ट, हमारा कानून ये कहते हैं कि नहीं, आपको यदि विदेश में किसी भी कंट्री का सिटीजनशिप लेना है तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप पहले रिनाउंस करनी पड़ेगी, सरेंडर करनी पड़ेगी। अब वो व्यक्ति जो विदेश में कई सालों से काम कर चुका है, सेटल्ड हो चुका है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, कामगार अच्छा है, रिस्पेक्ट है, सोसाइटी में जान पहचान है, फ्रेंड्स है, सर्कल है, तो वो बाध्य होके विदेश में किसी कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है और इंडिया की सिटीजनशिप सरेंडर कर देता है। आप कह सकते हो कि सर ये काफी हद तक फोर्स है, बट एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी, एज ए मैटर ऑफ लॉ आपको ऐसा करना पड़ता है। तो ऐसे लोग जो इंडिया की सिटीजनशिप रिनाउंस करके, सरेंडर करके बाहर किसी कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हैं, ठीक है, और वहां जाके रहने लगते हैं, फिर वो किसी काम के तहत वापस इंडिया आते हैं। उनका काम इंडिया में बार बार पड़ता है, तो उनको बार बार इंडिया में आना पड़ता है। अब जब वो बार बार इंडिया में आता जाता रहता है तो उसका काफी खर्चा होता है। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं यहां पर एक प्रॉपर्टी बना लूं, मैं घर बना लेता हूं, या मैं फ्लैट किराए पे ले लेता हूं, या कोई फ्लैट परमानेंटली खरीद लेता हूं और मैं यहीं पर रहूंगा, और मेरे इस कंट्री में ऑलरेडी मेरे रूट्स यहीं पर है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट, चूंकि 2005 में डुअल सिटीजनशिप के लिए आवाज उठी थी, पर इंडिया ने 2005 के उस आवाज को मना करते हुए ये ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का दर्जा दे दिया कि आप इंडिया में जितने बार चाहो आओ जाओ, आने जाने में कोई रोक टोक नहीं है, जितने बार आओगे जितने बार जाओगे कोई रोक नहीं करेगा, जो प्रॉपर्टी खरीदना हो आप खरीदो, जहां रहना आप रहो, जो काम करना है करो, आप ठीक वो सारे रूल्स रेगुलेशंस पालन करो जो इंडिया के सिटीजन पालन करते हैं, तो हम आपके साथ कोई भी बर्ताव बुरा नहीं करेंगे। आप जो पैसा यहां कमाएंगे यहां टैक्स देंगे, जो काम यहां करेंगे उससे रिलेटेड जितनी सारी लाइबिलिटीज आपकी होंगी आप यहीं पर देंगे। तो कुछ बोल सकते हो कि सर ये बिल्कुल डुअल सिटीजनशिप जैसा दिखता है, पर है नहीं। तो आप वोटिंग राइट्स आपके पास नहीं होगा, आप वोट नहीं दे सकते हो, आप एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हो, कोई फार्म हाउस नहीं खरीद सकते हो, कहीं पर कोई प्लांटेशन नहीं खरीद सकते हो। बाकी रहने के लिए आप गवर्नमेंट जॉब्स नहीं ले सकते हो। इंडिया में रहने वाले जितने सारे बच्चे हैं जो यहाँ के सिटीजन से जो लोग हैं, इनको जो गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह मिलती है वो आपको नहीं मिल सकती, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, आपका अच्छा खासा चल रहा है। सो देयर इज नो प्रॉब्लम विद अस इफ यू कम टू माय कंट्री एंड डू एनीथिंग दैट यू फील रेलेवेंट टू, provided that these are certain offices that you cannot join if you want to join a private office. In fact, अभी तो हाल ये है कि कोई भी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया
इनफैक्ट आईआईटीज में, एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में, एनएलयूज में, बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, आईएम्स में परमानेंट जॉब ले सकते हैं। इतना सारा इनको अभी फ्रीडम मिला हुआ है। ठीक है, जब आप मेरे को इतना सारा फ्रीडम देते हो तो कहीं ना कहीं मेरे में इस बात का विश्वास जगता है कि मैं यहां पर भी अपने को सेटल कर सकता हूं। मैं सिटीजन नहीं रहूंगा बट मैं रहूंगा, प्रोवाइडेड दैट आई एम नॉट ए सिटीजन ऑफ बांग्लादेश, आई एम नॉट ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। इन दोनों कंट्रीज को छोड़कर दुनिया में जितने भी सारे कंट्रीज है वहां पर इंडिया से गए हुए लोग जो वहां के ऑलरेडी सिटीजनशिप ले चुके हैं, यदि वापस इंडिया में आकर काम करना चाहते हैं, बिना उस सिटीजनशिप को सरेंडर किए, रिवोक किए, रिनाउंस किए, तो ऐसा वो यहां आके कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे बहुत सारे भाई बहन जो विदेश में कहीं पर सिटीजन बन गए हैं, फिर वो किसी कारणवश इंडिया आ गए हैं, कुछ साल बाद वहां की सर्कमस्टेंसेस उनको ठीक नहीं लगी और उनको लगा कि यार चलो यार वापस देश चलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके साथ कुछ हादसा हो जाता है, फिर आपको मन नहीं लगता वहां काम करने का, फिर आपको लगता है कि चलो अपना देश लौट चले। फिर जब आप इंडिया में लौट आते हो तो आपको लगता है कि मैं यहाँ का सिटीजनशिप अभी नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो मैं ऐसे ही रह सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, एक वोट ही तो नहीं देना यार, क्या फर्क पड़ता वोट नहीं दूंगा तो, ऐसा लोगों को लगता है। तो वो यहाँ आके बिना सिटीजनशिप लिए रहने लगते हैं। पर थोड़ी देर के लिए सोचिए, फिर उनके बच्चे जब बड़े होंगे वो यहीं पर परिवेश में पढ़ेंगे, यहां पर स्कूल जाएंगे, फिर यहीं का तो एंट्रेंस देंगे। तब इन बच्चों का क्या होगा? आप कह रहे हो इनको गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलेंगे, तो कहां जाएंगे? जब ये लंबे समय तक यहां रह के पढ़ाई कर चुके, अब उनके लिए उधर की लड़ाई भी लड़ाई जैसी हो जाएगी। बिकॉज इन दैट कंट्री वेयर दे एक्चुअली रिसाइड्स एज ए सिटीजन, देयर आर सर्टेन अदर पॉसिबिलिटीज। योर डिग्रीज वुड नॉट बी at par with the degrees of those countries that you have actually studied and got। तो जब आप इतना समय यहाँ इंडिया में बिता चुके हो, आपके बच्चे यहाँ पर बड़े हो चुके हैं, वो यहाँ पर स्कूल में पढ़ चुके हैं, अब उनको कॉलेज में जाना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को लॉयर बनना है, किसी को एनएलयूज में जाना है फॉर एन एग्जाम्पल, किसी को आईआईटी में जाना है, किसी को किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में जाना है, किसी को एम्स में जाना है, किसी को एनआईटी में जाना है, ट्रिपल आईटी में जाना है, तो वो क्या करेगा? यही का एंट्रेंस लिखेगा। तो 2021 से पहले हमारे देश में जितने भी बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जाम्स थी, इंक्लूडिंग क्लैट, आईआईटीज, नीट एंड ऑल, today's case is specifically related to NEET. That is the reason why I am putting all of the entrance examinations which are of national value, and people used to write to get a fantastic seat in that college. So all those people, all those students used to write that entrance examination. तो हमारे देश में 2021 से पहले, आज से पहले तक जनरल कैटेगरी की 15% सीट जो है वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए नीट में रिजर्व होती थी। डिड यू गेट माय पॉइंट? कितने परसेंट? जनरल की 15%। क्यों जनरल की 15% दी सर आपने? हमने जनरल की 15% इसलिए दी क्योंकि वो लोग भी इंडियंस ही है। दोज पीपल आर बट हैव टेकन द सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री बट हैव रिटर्न टू इंडिया and they are staying here for a long period of time। अब उनके बच्चे बड़े होते होते 8वीं 10वीं पास करके अब 12वीं भी पास कर चुके, तो इनका करेंगे क्या? भाई हमारी सोसाइटी तो इंक्लूसिवनेस के लिए बनी है ना, हम किसी को अपने परिवार में ले लेके चल आजा 2 रोटी बांट ले, हमारे साथ भी खा ले। तो वी हैव एन इंक्लूसिव माइंडसेट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग पीपल इनटू इट एज ए फैमिली, नर्चर करते हैं हम इस प्रकार से। तो उनको हमारे जनरल कैटेगरी में से हमने 15% सीट नीट में दे दी। जो नॉन रेजिडेंशियल इंडियन होता है वो एक्चुअली इंडियन सिटीजन होता है, बट बाहर में रह रहा है क्योंकि उसको वहां पर उसका पूरा का पूरा बिजनेस है। उसने बिजनेस ही ऐसा सेट कर रखा है कि उसको वहीं रहना पड़ेगा। जैसे कि आपके पिताजी का ट्रांसफर हो जाता है, जैसे सिमरन के पापा गांव में रहते हैं, उनका काम पूरा उधर ही है, मेजर काम है। अब 200 एकड़ की खेती करते हो, छोड़ के भी नहीं आ सकते किसी के भरोसे पे, तो उनको वहां पर क्या करना पड़ेगा? रहना पड़ेगा। परिवार यहां पर है, तो ऐसा हो सकता है कि किसी का काम दुबई में है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है, कोई कनाडा में होगा, कोई ब्रिटेन में होगा, कोई यूके में होगा, कोई यूएस में होगा। उसका काम बेसिकली सेटअप ही वहां हो गया है, अब वो छोड़कर नहीं आ सकता। इनफैक्ट इन माई कॉलोनी देयर वॉज ए पर्सन हु जस्ट इज अपसाइड। वो कह रहा था सर मेरा पूरा काम रांची में और मेरा काम है पूरा ब्लास्टिंग का, माइंस का काम है।
बोले सर करोड़ों का काम है, कैसे छोड़ के आ जाओ? he has a fight in the family with wife says that I would get back to Bhopal. You take Bhopal as a residential place and you do whatever you want to do, anywhere, wherever you want to do. अब उसने पूरा का पूरा इधर आकर भी नया फ्लैट खरीदा, पूरा सेटअप किया और वो हफ्ते में 20 दिन वहीं रहता है. वाई? क्योंकि काम पूरा का पूरा वहीं पर है. तो ऐसे कई सारे लोग ऐसे हैं इंडिया में जिनका काम एक्चुअली में बाहर सेट हो गया है. अब वो उसको छोड़कर, बट उनको लगता है कि नहीं मैं रहूंगा इंडिया में, मैं इंडिया का सिटीजन बनूंगा भाई साहब, मैं अपना सिटीजनशिप रिनाउंस नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहीं पर रहूंगा. तो वो है इंडियन सिटीजन पर काम बाहर करते हैं क्योंकि उनका सारा कारोबार बाहर है. उनको बोलते हैं नॉन रेजिडेंशियल इंडियन या नॉन रेजिडेंट इंडियन. नॉन रेजिडेंट मतलब जो इंडिया में नहीं रहता है लेकिन वो इंडियन है, मतलब उसकी सिटीजनशिप इंडियन की है. राइट? सिंस दे अर्न लॉट ऑफ मनी, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज एनआरआईज. एनआरआईज की डेफिनेशन भी दी हुई है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है? तो चूंकि वो इंडियन है और इंडिया में काफी सारा पैसा भेजते हैं, काफी सारे अर्निंग का पैसा इंडिया में आता है क्योंकि वो वहां कमाते हैं और इंडिया में पैसा भेजते हैं और उन्होंने अपनी सिटीजनशिप रिनाउंस नहीं करी, उनका बहुत सारा पैसा इंडिया में आने के कारण, इंडिया में इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने के कारण हमारे सारे मेजर एंट्रेंस एग्जाम की टोटल सीट में से 10% सीट हमने एनआरआई को दे रखा है. क्लियर है आपको? तो एनआरआई को हमने उनके लिए अलग बनाई है. एनआरआई ने किसी की सीट ली नहीं है, हमने टोटल सीट में से 10% सीट एनआरआई को रखा है बिकॉज दे कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, टू द इकोनॉमी, टू द कंट्री, टू द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, यू कैन से. तो डेफिनेटली उनका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए. 10% इसलिए क्योंकि पॉपुलेशन के आधार पर होता है. मतलब यदि मैं आपसे बोलूं तो हर साल हमारे देश में 25 लाख लोग बाहर चले जाते हैं. कुछ एनआरआई के फॉर्म में चले जाते हैं, कुछ इंडियन ओवरसीज सिटीजन के फॉर्म में चले जाते हैं, कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के फॉर्म में चले गए, वो तो पहले ही चले गए, अब उनका ज्यादा है नहीं. जैसे इंडिया में बहुत सारे लोग जो पहले थे, जो जिनका ओरिजिन इंडिया का था लेकिन अब बाहर जाके बस गए, वो अब इंडिया में नहीं आते. जैसे बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले गए थे पार्टीशन के टाइम पर, उनका रूट यहीं पर था, पार्टीशन हुआ, वो पाकिस्तान चले गए. बहुत सारे लोग बांग्लादेश चले गए, ऐसे बहुत सारे लोग अलग अलग देश में चले गए, उनको अब इंडिया में नहीं आना है. बट बाकी के जो दो वैरायटी है, दैट इज एनआरआई और ओएसआई, इनका स्टेटस थोड़ा सा अलग है क्योंकि इनका लगाव इंडिया से कभी गया नहीं. एक इंडिया छोड़ना नहीं चाहता है, एक छोड़ के जाना नहीं चाहता है. यू अंडरस्टैंड? एंड ऑल ऑफ देम आर इंडियंस. तो चूंकि हमारी सोसाइटी इंक्लूसिवनेस को प्रमोट करती है एंड वी बिलीव इन द इंक्लूसिविटी ऑफ पीपल इन ए सोसाइटी, दैट इज द रीजन वी हैव टू गिव सर्टेन प्रिविलेजेस टू दिस पीपल. ओसीआई के लिए एक लंबी लिस्ट आई थी प्रिविलेजेस की, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने डिक्लेयर किया था. आप जब किसी हिल स्टेशन पे जाते हो या किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे घूमने जाते हो या किसी हिस्टोरिकल प्लेस पर घूमने जाते हो, यू मस्ट हैव सीन दैट टिकट्स फॉर इंडियंस, टिकट्स फॉर फॉरेनर्स. देखते हो आप, लिखा आता है कि इंडियंस के लिए 50 रुपए, उनके लिए 500 रुपए. यस, आता है ना? तो ऐसे करके हर जगह पर इस तरीके से होती है. बट जो ओसीआई वाले जो पॉपुलेशन है उनके लिए हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रिविलेज दे रखे थे. जैसे कि आप इंडिया में कहीं भी ट्रैवल करोगे तो आपको उतना ही पैसा देना पड़ेगा जितना यूजुअली एक इंडियन सिटीजन को देना पड़ता है. ठीक है ना? इंटरनली आप एक जगह से दूसरी जगह पर जब ट्रैवल करोगे तो आपको उतना ही पैसा देना पड़ेगा. किसी हिल स्टेशन पर, किसी हिस्टोरिकल प्लेस पर जाओगे तो आपके साथ उतना ही पैसा लिया जाएगा जितना कि एक यूजुअली एक नॉर्मल इंडियन सिटीजन के साथ हम लेते हैं. तो ऐसे करके बहुत सारे एक लिस्ट ऑफ प्रिविलेजेस दी थी. और चूंकि उनके बच्चे इंडिया में ही बड़े होते हुए आगे बढ़े, तो इसीलिए नीट में पर्टिकुलरली उन बच्चों के लिए जनरल कैटेगरी में से 15% सीट जो है उनको अलॉट करी. ठीक है? अब इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम कितना जबरदस्त होता है आपसे बेहतर कोई बताएगा नहीं. यू नो दैट. गॉट दिस पॉइंट? अभी मार्च में 2021 में, हालांकि ये कहानी बहुत पहले से चल रही थी, अभी 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक नोटिफिकेशन निकाला, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गैजेट आया जिसमें उन्हें बोला कि ओसीआई की जो पहले की सीट्स है वो सारी हम खारिज करते हैं.
अब ओसीआई वाला सिर्फ उसी 10% सीट में से ही एडमिशन लेगा जो हम एनआरआई को देते हैं. Did you get my point? That means 10% seats which are actually allotted for the NRI candidates, an OCI candidate would be eligible to take any seat out of that. It also just means that there would be a fee different for that particular seat. An OCI student previous to 2020 used to pay the same fees if the candidate gets selected in the examination, similar to that of an Indian citizen. Whereas NRI fee, you know, it is triple and 4 times of that of the fees of a इंडियन कैंडिडेट. तो अब जो ओसीआई वाला बंदा एनआरआई की सीट लेगा तो उसको उतना ही पैसा पे करना पड़ेगा. नाउ दिस इज द प्रॉब्लम एंड दिस इज द इश्यू कि हमारी सीट ऑलरेडी पहले डिफरेंट थी, अब हम उन 10% की सीट में से क्यों लेंगे और ये नोटिफिकेशन अभी क्यों आया. हमारे देश में कानून ये कहता है कि यदि कुछ प्रिविलेज वाले कंट्रीज हैं जिनके यदि आप सिटीजन हो तो आप वापस इंडियन सिटीजन यदि बनते हो तो 1 साल के अंदर बन सकते हो. फॉर एग्जाम्पल यू आर ए सिटीजन ऑफ अमेरिका और यू आर ए सिटीजन ऑफ लेट्स से फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड, ब्रिटेन, ठीक है ना. तो इन कंट्रीज के साथ हमारे तालमेल बहुत अच्छे है, वो हमारे सिटीजन को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, इसीलिए हम भी ज्यादा अड़ंगा नहीं लगाते. तो ऐसे लोग जो उन देशों की सिटीजनशिप ऑलरेडी ले चुके हैं बट दे वांट टू कम बैक इंडिया एंड वांट टू टेक इंडियन सिटीजनशिप, तो यहां आके 1 साल रहने के बाद हम उनको इंडियन सिटीजनशिप दे देते हैं. रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर के आपको अप्लाई करना पड़ता है, 1 साल रहना पड़ता है, आपको कहीं जाना नहीं है और 1 साल के बाद आपको इंडियन सिटीजनशिप दे देते हैं. तो ज्यादातर जो बच्चे हैं यूजुअली, ये मैंने 2 एग्जाम्पल दिया ब्रिटेन और यूएसए का, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. तो अब सवाल यह है कि सर आप मार्च 2021 में नोटिफिकेशन निकालते हो तो इट जस्ट मीन दैट यू डोंट वांट टू गिव अस द अपॉर्चुनिटी टू राइट द एग्जाम एज ए कैंडिडेट हु कुड एक्वायर 15% ऑफ द जनरल कैटेगरी सीट्स दैट आर गिवन टू द स्टूडेंट्स ऑफ मेडिकल नीट 2021. तो क्या ये नोटिफिकेशन आप 1 साल पहले नहीं निकाल सकते थे? आपने अभी क्यों निकाला और आप निकालेंगे क्यों? Why you would like to restrict us for those 15% seats which are already given by the Ministry of Education, External Affairs ने ऑलरेडी पहले दे रखा है, तो अभी नीट 15% सीट क्यों ले रही है? चलो यदि आप ले भी रहे हो तो ये इतना सडन और अब्रप्ट क्यों है? क्योंकि यदि आप इंडियन सिटीजन हो या आप इंडियन ओवरसीज सिटीजनशिप के तहत आते हो तो भी आर्टिकल 14 और 21 का आर्बिट्री तरीके से इस्तेमाल करना हुआ. आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात सबके लिए करता है, दैट इज इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. आर्टिकल 21 इज ऑल्सो गिवन, ठीक है ना, इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. दीज आर सच फंडामेंटल राइट्स विदाउट विच ए पर्सन कैन नॉट रीजनेबली एग्जिस्ट इन द सोसाइटी. So why there is an abrupt change at this moment in the month of March, that is 2021, और अभी एग्जाम है और अभी रिजल्ट आएगा. इसका मतलब हम जनरल कैटेगरी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. सो देयरफॉर देयर आर hundreds of thousands of overseas students. They have filed a petition in the Supreme Court asking the Supreme Court to interfere in this matter and give the remedy to such students, because these are those students who would like to participate in the counseling of the general category seats in the NEET examination. आज से पहले 2016-17 के तहत कर्नाटका हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया था कि इन बच्चों को जो इंडियन ओवरसीज सिटीजन है उनको भी इंडियन बच्चों की तरह ही लिया जाए, इनको भी इंडियन सिटीजन के राइट की तरह इनको एटलीस्ट एजुकेशन में दिया जाए. बाकी चीजें छोड़ दो, आप एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी की बात करते हो, फॉरगेट अबाउट इट, वी डोंट वांट. यू टॉक अबाउट नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन, फॉरगेट अबाउट इट, नो प्रॉब्लम. दे कैन नॉट गिव राइट, दे कैन नॉट गिव वोट्स, ओके, दे कैन नॉट स्टैंड फॉर द इलेक्शन, ओके, बट एजुकेशन इज ए वेरी फंडामेंटल थिंग. आप किसी को वंचित नहीं रख सकते हो जस्ट बिकॉज दैट वो कहीं और का सिटीजन है लेकिन उसका रूट तो इंडियन है. और ये राइट तो आप ही ने दिया 2005 में. आप इंडिया में आके आजीवन जितने समय तक आप चाहो उतने समय तक रह सकते हो.
जब आप ये परमिट कर रहे हो तो इसके अंदर एक इंप्लाइड कंसेंट भी आपका ऐसा दिखता है कि हाँ, आप एजुकेशन से तो आप वंचित नहीं करोगे, बिकॉज एजुकेशन इज एक्चुअली में आपकी लाइफ है। आज आपकी लाइफ है क्या? व्हाट इज योर लाइफ इफ यू डोंट हैव एजुकेशन? यू आर जस्ट लाइक एन एनिमल। You cannot get a good house, you cannot get good job, you cannot have a good life partner, you cannot ultimately have a good life. So education is actually falling in the ambit of right to life. तो indirectly आप ऐसे लोगों को ऐसे इंस्टीट्यूशंस में न जाने के लिए जो वंचित कर रहे हो, दैट इज एनक्रोचिंग देयर राइट टू लाइफ। और कर्नाटक हाईकोर्ट ने पहली जजमेंट सुना दिया कि स्टेट गवर्नमेंट सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में इन बच्चों को, इन स्टूडेंट्स को जो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडियंस है, इनके बच्चों को एकोमोडेट करने के लिए 15% सीट का एलोकेशन करे फ्रॉम द जनरल कैटेगरी सीट्स। कर्नाटका में हो गया था। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर्नाटका गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी कि ऐसा आप ना करें, ऐसा आप नहीं कर सकते, इनको हम ये राइट नहीं देंगे। राइट? इस पे बड़ा चलता रहा, लेकिन एकदम से ये बंद नहीं हुआ। 15% सीट इनको मिलती रही और एकदम से 2021 में, अभी कुछ ही दिन पहले है ना, 3-4 मंथ्स बैक, द गैजेट ऑफ इंडिया फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एक बड़ा सा गैजेट निकल कर आता है और वो कहता है कि इस साल इन बच्चों को जनरल कैटेगरी में से कोई भी सीट नहीं देंगे। दे वुड बी ओनली कॉम्पिटिंग विद द स्टूडेंट्स ऑफ एनआरआई, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। अभी तो नीट में हुआ और यदि नीट में होगा तो सब में होगा। आपको याद है लास्ट ईयर आप लोगों ने, यदि आप में से किसी ने भी क्लैट का फॉर्म भरा था तो उसके अंदर ये तीनों कैटेगरी था। आप इंडियन सिटीजन हो, एनआरआई हो, ठीक है ना, ओसीआई हो, ठीक है ना, पर इस प्रकार की सारी कैटेगरीज थी और इस साल भी रहेंगी। तो फॉर्म भरते समय ध्यान से आपको फॉर्म भरना। कुछ डाउट है तो मेरे को या चारू मैम को किसी को भी बुला करके बताना है कि ये क्या करना है, ठीक है ना। दैट इज येट टू कम, बट राइट नाउ सवाल उठता है कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, क्या जरूरत है इसमें। तो गवर्नमेंट का इसमें कंटेंशन ये है कि ये लोग यहां से डॉक्टर की पढ़ाई करके अपने आप बाहर चले जाएंगे। ये यहां की डिग्री लेते हैं क्योंकि इनकी सिटीजनशिप ऑलरेडी बाहर की है, तो यहां की डिग्री खत्म, अपना सर्टिफिकेट उठाया और ये बाहर चले जाएंगे। तो हमारी सीट भी गई, इन्होंने हमें कुछ दिया भी नहीं, कुछ सर्व भी नहीं किया और बाहर चले जाएंगे, ठीक है ना। गवर्नमेंट का कंटेंशन मेरे को ठीक लगा, लेकिन सवाल यह है कि ये चालू किसने किया था। या तो आप तभी मना कर देते कि नहीं भाई हम ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं देते और ओसीआई आप बना सकते हो, आपको राइट्स नहीं दे सकते। आपको जब भी इंडिया में आके काम करना है तो हम आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और तब काम होगा। सवाल यह है कि जब मेरे को बार बार इंडिया में फ्रीक्वेंटली आना पड़ता है तो मैं कितने बार परमिशन लूंगा जाके रजिस्ट्रेशन ऑफिस से, ठीक है ना। जस्ट बिकॉज दे आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, उनको हमें देना पड़ा। तो हमने ड्यूअल सिटीजनशिप की जो आवाज थी उसको दबाने के लिए हमने ये सारे प्रिविलेजेस दिए। तो ये सारे प्रिविलेजेस बाय डिफॉल्ट आ गए, तो अब आप बंद कैसे कर सकते हो। ये तो आपको पहले ही पता था कि यदि कोई आईआईटी में से पढ़ेगा तो पढ़ने के बाद वो अमेरिका ही जाएगा। यदि कोई एनएलएसआईयू बैंगलोर में से पढ़ेगा तो पढ़ने के बाद वो बाहर कैम्ब्रिज में ही जाएगा, ऑक्सफोर्ड में ही जाएगा। ये तो आपको पहले पता होना चाहिए। तो ऐसे बच्चे तो होते ही हैं। यदि मेरे पास ये प्रिविलेज है that after completing my graduation from India, that too from IIT, if my father can afford it, I will definitely go to America, ना। तो why does it only apply to the overseas citizen of India कि भाई ये पढ़ाई करके अपनी डिग्री लेके बाहर उस कंट्री में चले जाएंगे जहां पर इन्होंने सिटीजनशिप ले रखी। ये तो इंडियन बच्चों पे भी अप्लाई होता है। आज यदि ईशान एनएलएसआईयू बैंगलोर से पास आउट होता है और इसके पापा कहते हैं बेटा इफ यू वुड लाइक टू परस्यू योर मास्टर्स फ्रॉम हार्वर्ड, यू मूव फॉरवर्ड, ये हार्वर्ड जाके पढ़ेगा, उसके बाद उसको लगा कि मुझे यहीं सेटल होना है तो हो जाएगा। तो उसमें क्या दिक्कत है, वो तो ये करेगा, वो तो इसके साथ भी एट द सेम टाइम अप्लाई होता है। दैट इज नॉट एक्चुअली अप्लाइड टू द स्टूडेंट ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इट इज अप्लाइड टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया एज वेल। कि मास्टर डिग्री करने के लिए आपको दी अमेरिका जाना पड़ रहा है, वॉटन में, हार्वर्ड में, प्रिस्टन में, येल में, स्टैनफोर्ड में, तो आप जाओगे कि नहीं जाओगे। Of course you will supposed to leave, हम सब जाएंगे। तो दिस इज एब्सोल्युटली ओपन, तो इसमें क्या बुराई है।
और कोई इंडिया से पढ़ाई करके बाहर जाके उसी कंट्री में जाके दोबारा सेटल हो रहा है, तो इसमें बुरा क्या है? टेल मी, इज इट एन एक्ट विच इज एब्सोल्युटली ऑफेंसिव या इज इट एन एक्ट विच इज ऑफेंसिव? इसमें क्या बुराई है? गवर्नमेंट को क्यों रोकना चाहिए? ठीक है, बट गवर्नमेंट ने अपने कंटेंशन दिए कि इनको जितनी हमने राइट्स देनी थी हमने सारी राइट्स दिए। जो चेंजेस आए हैं वो भी गवर्नमेंट ने बताए कि जैसे आप बाहर का सिटीजनशिप ले चुके हो फॉर एन एग्जांपल, और अब आप इंडिया में आकर के कोई जमात बनाना चाह रहे हो, जैसे वो पिछले बार तुमने तबलीगी जमात के पीछे देखा ना, ऐसा कुछ बना करके आप कोई रिलीजियस फंडामेंटल करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसी प्रकार तो यहाँ के हुड़दंग होता है, फंडामेंटलिज्म अलग तरीके से आगे बढ़ावा होता है। तो इस तरह की चीजों के लिए आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेना पड़ेगा। पर नॉर्मल रूटीन काम, बिजनेस, ट्रेड, प्रोफेशन से रिलेटेड जितना भी काम है आप आइए करिए, जितना पैसा आप यहां कमा रहे हैं उसका टैक्स दीजिए और ले लीजिए, जिस भी अकाउंट में डालना आप डाल दीजिए। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए, एनआरआई के लिए अलग अलग अकाउंट भी बनाए, 3-3, 4-4 प्रकार के अलग अलग अकाउंट्स बनाए हैं। उन अकाउंट्स पे अपने अपने अलग अलग प्रिविलेजेस है। गॉट दिस पॉइंट? तो गवर्नमेंट का कहना यह है, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी काउंसिल था उसका कहना यह था कि इनको ऑलरेडी पूरी तरह से प्रिविलेज हम दे रहे हैं, सब प्रकार से दे रहे हैं, और हम ये नहीं कह रहे कि ये एग्जाम नहीं दे सकते, ये एग्जाम बिल्कुल दे सकते हैं, बट इनको सीट जो है एनआरआई की सीट लेनी पड़ेगी, इसके अलावा हम इनको सीट नहीं दे सकते। बाकी के जो सीट है उनको एक्वायर करने के लिए आपको इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा। Did you get my point? Now, when you look at the notification of the admission into a national law college or IIT or for that matter any medical college, आपने देखा है इन सब में नोटिफिकेशन में क्या लिखा रहता है? कैंडिडेट शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ लिखा होता है? ऐसा लिखा रहता है। तो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री अफेयर का कहना यही है कि बाकी की जितनी सारी सीटें है वो इंडियन सिटीजन्स के लिए है, इनके लिए नहीं है। इनको जो भी सीट लेना हो 10% से लेना है, बाकी आप देख लो। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सर इंडिया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के पास क्या रेमेडी बचती है? तो रेमेडी बचती है कि मैं फटाक से इंडियन सिटीजनशिप ले लूं, क्योंकि अब मैं तय कर सकता हूं कि मेरा बेटा यहीं से मेडिकल करने वाला है, या मेरा बेटा यहीं से या मेरी बेटी यहीं से नेशनल लॉ कॉलेज में पढ़ना चाहता है या आईआईटी में पढ़ना चाहता हूं, और उसका लाइफ यहीं सेटल होने वाला है। अब तो मैं डिसाइड कर चुका हूं ना अल्टीमेटली मैं किस देश में रहना चाहता हूं। तो गवर्नमेंट का इंटेंशन ये कि भाई आपको पता होना चाहिए कि आप एक्चुअली में फाइनली किस कंट्री में रहना चाहते हो। तो अब यदि आपको लगता है कि नहीं मेरे बच्चे इन कॉलेजेस में जाएंगे और जितने सारे प्रिविलेजेस इंडियन सिटीजन्स के बच्चे एक्वायर करते हैं वही मेरे बच्चे को चाहिए, तो आप सिटीजनशिप ले लो, उसमें क्या दिक्कत है? बट सवाल है कि सिटीजनशिप लेने के लिए मेरे को 12 महीने या पहले रहना पड़ेगा। आफ्टर दैट आई वुड बी एबल टू एक्वायर अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी फॉर सम ऑफ द फेवर्ड नेशंस। कुछ ऐसे हैं जिनके लिए यू हैव टू एटलीस्ट लिव फॉर ए पीरियड ऑफ 12 months, ओनली देन यू विल बी अप्लाई फॉर द सिटीजनशिप। पर वो टाइम भी इन बच्चों के पास नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन मार्च में आया, तो मैं क्या तुरंत भागता हुआ जाऊंगा कि मेरे को सिटीजनशिप दे दो? क्योंकि आई हैव टू मेंटली मेक लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ेंगे। और प्रॉब्लम इसमें यह है कि मेरा घर भी उस दूसरे कंट्री में भी है, तो मैं उसका क्या करूंगा? तो मेरे को एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा विच इज गोइंग टू डिसाइड माई फ्यूचर अलॉन्ग विद द फ्यूचर ऑफ माई चिल्ड्रन। तो आपने मेरे को वो टाइम भी नहीं दिया, या तो मैं पूरी तरह सरेंडर कर देता कि चलो अब यहां से निकल चलते हैं, वो टाइम भी आपने मेरे को नहीं दिया। तो अब मैं क्या करूं? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये आपकी जो भी पॉलिसी है, वी आर नॉट इंटरफेयरिंग इन द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट इस पॉलिसी को इस साल के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये एब्रप्टली एकदम से लागू नहीं हो सकता, जस्ट बिकॉज दैट कि आपने पॉलिसी बना दी है। आप कह रहे हो कि इनके साथ में बुराई नहीं हो रही है, वी आर नॉट डूइंग एनी इनजस्टिस, दे कैन गेट दैट 10% ऑफ द सीट्स और एनी सुपर न्यूमेरेसी सीट्स दैट आर अवेलेबल, दे कैन बी ए पार्ट ऑफ दो सीट। सुपर न्यूमेरेसी का मतलब होता है कि दो लोग टाई हो जाते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल एक नंबर पर। जैसे आपने देखा होगा
I have the last seat, but there is a tie between two students. For an example, in every aspect, तो उस समय कॉलेज में एक एक्स्ट्रा सीट अलॉट करके दोनों बच्चों को सीट देनी पड़ती है. दैट इज कॉल्ड अ सुपर न्यूमेरेसी सीट, एंड दैट इज अवेलेबल एवरीवेयर, है ना. एंड इट कुड हैपन फॉर ए नंबर ऑफ रीजंस. लड़कियों की सीट मैनिपुलेट कर सकते हो आप अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर न्यूमेरेसी. तो दो लड़कियों के बीच में टाई हो गया, अब क्या करें, किसको दे, तो आपको वहां पर एक लड़कियों की सीट देनी पड़ेगी. ओवरऑल टाई हो गया तो वहां पर आपको एक देनी पड़ेगी. कैटेगरी में टाई हो गया तो वहां पर एक बढ़ जाएगी. एसटी में टाई हो गया तो वहां पर एक बढ़ जाएगी. ऐसे करके सीटें कई बार 5-7 सीटों का आपको हमेशा डिफरेंस देखने को मिलेगा किसी भी इंस्टीट्यूशन में, बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ, बिकॉज ऑफ द आइडिया ऑफ टाई बिटवीन द स्टूडेंट्स अक्रॉस द वेरियस सेक्शंस ऑफ द पेपर. प्लीज डू नॉट ओपन इट. चालू मत करो उसको, 1 पे या 2 पे लगा करके छोड़ दो. राइट. सो दिस इज हाउ द कंटेंशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कि आप सिर्फ 10% सीट में से आप सीट ले सकते हैं. इससे ज्यादा प्रिविलेजेस हम नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ये हमने हमारे देश में हमारे बच्चों के लिए बनाई है. ठीक है ना. आप सिर्फ टैक्स दे रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू वॉट एवर दैट यू आर अर्निंग फ्रॉम द कंट्री, एंड वी हैव गिवन इनफ प्रिविलेजेस, है ना, along with the idea of giving you the privilege of coming to the India, staying here for an unlimited period of time, है ना, leaving the country at your whims and fancies, all of them had given, but ये हम नहीं दे सकते. सिटीजनशिप को ही मिलना चाहिए, ये राइट जो कि कंटेंशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का. सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ इतना कहना है कि इस साल के लिए होल्ड कर लो, अगले साल पे इसको देखते हैं. अभी जजमेंट नहीं आया है, बट द सुप्रीम कोर्ट हैज completely said we will look into this issue after Dashera, but before that let them contest to the seats of the general category. पहले देख तो लो कितने एग्जाम निकाल भी पाएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको एग्जाम देना है, क्योंकि नीट इंडिया में कितना कठिन होता है इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन. आपको पता है नीट इज एन एग्जाम वेयर द कंपटीशन इज अमंग द ब्रिलियंट्स. इट इज नॉट बिटवीन two people, one is brilliant and one is semi brilliant. No, here the competition is only among the brilliants. All the doctors are brilliant, you can say, in the general category. जो भी निकलता है 2 नंबर के बीच में कट ऑफ खत्म हो जाता है, आपको पता है ना. तो सारे के सारे ब्रिलियंट आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते हो कि ये थोड़ा कम ब्रिलियंट, थोड़ा ज्यादा. नो, ऑल ऑफ देम आर इक्वली ब्रिलियंट. इट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ ब्रिलियंट पीपल. इट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ ब्रिलियंट पीपल. राइट. हमारा एग्जाम भी 1000 बच्चे लेते, इट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ ब्रिलियंट पीपल. Got this point? तो कोर्ट ने कहा पहले इनको एग्जाम तो लिखने दो, पहले देख लेते कि कितने बच्चे कॉम्पीट करने के लायक भी है, किसमें, जनरल कैटेगरी सीट्स में, देन विल डिसाइड. तो कहा कि भाई आप एक काम करो, इसको भी होल्ड पे रखो, इस साल ये लागू नहीं करो और अगले साल भी लागू इस प्रकार करो, सो दैट इफ एनीबडी थिंक, इफ एनीवन थिंक दैट ही वुड और शी वुड कन्वर्ट or take the citizenship of India, the person must have enough time to apply for. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मिड सीजन में करो और अगला व्यक्ति बोले कि सर I would have gone for the citizenship in India had I have the time in my hand, but you have given only 8 months of time. How would I do that? So you must be giving enough time to decide that if somebody wish to become the citizen of India again, they can't do so because they are no one, they are the citizens of India, right? अब यदि मैं पॉपुलेशन देखूं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का, ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन है. मतलब आपको यदि मैं कहता हूं कि हर साल 25 से 30 लाख लोग माइग्रेट कर जाते बाहर, तो आप समझ सकते हो. यदि आप डेटा टटोलोगे तो तकरीबन 3.5-4 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हमारे देश से बाहर रह रहे हैं. मतलब बाहर में जो इंडियन डायस्पोरा है ना, उसमें पूरी दुनिया के लोग मिला लोगे ना जो बाहर से माइग्रेट करते, इंडियंस आर द मैक्सिमम. उतने चाइनीज भी नहीं है जितने इंडियन से जो बाहर जाते हैं, in the form of OCI, in the form of NRIs and all. सब मिलाओगे ना तो इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, राइट. तो यदि कोई बाहर जाके वापस इंडिया में आ रहा है, सिटीजनशिप नहीं ले रहा है फॉर एन एग्जाम्पल, तो उसके साथ दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उसको हमें प्रिविलेज देना चाहिए. तो इस साल आप प्रिविलेज दो, और आपकी जो भी पॉलिसी है वो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बट उस पॉलिसी के अंदर वी विल टेक अप द इश्यू सीरियसली एंड द जजमेंट इज सपोज टू कम आफ्टर दशहरा. तो इस साल के लिए ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया को फिर से दोबारा से पार्टिसिपेट करने को मिल रहा है इन द एग्जामिनेशन कॉल्ड नीट. आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा कि उसमें से कितने लोग जो है वो जनरल कैटेगरी की सीट को लेने के लिए सक्षम होते हैं.
और ये है जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट अलाउज OCI कैंडिडेट्स टू अपीयर काउंसिलिंग अंडर द जनरल कैटेगरी। ठीक है ना, तो जो भी उनकी सीट से इस बार वो ले लेंगे और अगले साल क्या होगा, द मैटर इज येट टू डिसाइड इन द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर दशहरा। गॉट दिस पॉइंट? दिस वाज द मेजर इशू दैट टुक प्लेस राइट नाउ इन द सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ पर दोनों तरफ से, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आए थे, शी वॉज ए गर्ल, बहुत बढ़िया कंटेंशन प्रेजेंट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड जो पिटिशनर्स थी, देखो हमेशा पिटिशनर के पास बोलने का जो नहीं मैटर तो सिंपल है ना। इसमें कोर्ट बार बार काउंसिल से पूछती है कि आप क्यों मना कर रहे हो। भाई पिटिशनर की आइडिया तो बिल्कुल क्लियर है ना कि भाई ये राइट अपने को मिलना चाहिए, वी हैव बीन एक्वायरिंग दिस राइट फॉर ए लॉन्ग टाइम, और एकदम से कैसे हो गया। और ये तो बहुत ही आर्बिट्री है कि आप मेरे को मार्च में बताओ। If you know that this is the intention of the government, so you must come out with a remedy. Without coming out with a remedy, you are putting a judgment. ठीक है, तो यहां पर जो पिटिशनर का कहना था, वो कहना था कि गवर्नमेंट का यहां पर जजमेंट के फॉर्म में जो स्टेटमेंट गैजेटेड निकाला है, वहां पर गवर्नमेंट का ऐसा कोई नहीं बनता है। और यदि गवर्नमेंट ऐसा करती है तो विद ए कंप्लीट पॉलिसी द गवर्नमेंट शुड डू। ठीक है ना। तो जजमेंट में जजेस ने जब द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट सेंट्रल जो पूछा, उनको पूछा, तो ज्यादातर जजेस ही पूछते हैं कि भाई आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आप वैसे क्यों कर रहे हो, इसमें क्या दिक्कत है आपको सीट देने में क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या लग रहा है ये क्या करेंगे। तो ये उनसे ज्यादा सवाल जवाब होता है, और उन सारे सवालों को यदि आप जस्टिफाई कर लेते हो तो वहां पर जुडिशियरी में जजेस थोड़े से फंस जाते हैं पिटिशनर के फेवर में जवाब देने में। तो यहां पर भी यही हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो भी रिप्रेजेंटेटिव आए थे, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसके आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छे थे। अल्टीमेटली जज को उन्होंने सेटिस्फाई कर दिया। ऑलराइट, बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट हुआ है। और जजेस ने फिर बोला कि नहीं, हम आपके पॉलिसी में दखल अंदाजी भी नहीं कर रहे, और हम ये भी पॉइंट आउट नहीं कर रहे कि आपकी पॉलिसी खराब है। हम ये भी नहीं कह रहे कि इंडियन सिटीजनशिप को या इंडियन सिटीजन्स को राइट नहीं मिलना चाहिए। ऑब्वियसली यार, ये इंडियन से हमारे देश के लोग हैं, हम 15% सीट कैसे दे दें, हम ये भी मान रहे हैं। बट सिंस इट इज ए मेजर इशू, और जो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया है वो कोई छोटा मोटा पॉपुलेशन नहीं, वो भी बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, और वो भी हमारे ही पॉपुलेशन है, और हमारे ही कहने पर वो लोग यहां आए हैं। क्योंकि ये लोग इंडियन सिटीजनशिप को कभी भी रिनाउंस करना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूअल सिटीजनशिप का प्रावधान नहीं है, और चूंकि वो कहीं सेटल्ड हो चुके, इसलिए उनको रिनाउंस करना पड़ा। तो चूंकि हमारे लोग हैं और हमारी सोसाइटी इंक्लूसिव है, तो हम इनको नजरअंदाज नहीं कर सकते, एंड द साइज ऑफ दैट पॉपुलेशन इज ऑल्सो वेरी बिग। सो वी विल लुक इनटू द मैटर डीपली आफ्टर दशहरा। एज ऑफ नाउ, एंजॉय द टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज। आप इनको इस साल के लिए तो ना रोके, क्योंकि आपने भी अभी मार्च में लागू किया है। कई लोग ऐसे हो सकता है उन्होंने सिटीजनशिप ले लिया होता, तो आपने एकदम से इनको रखना नहीं चाहिए। लेट देम राइट द एग्जाम, लेट देम टेक पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग। देखते हैं कितने लोग निकलते, उसके बाद समझेंगे मैटर को। दशहरे के बाद द होल जजमेंट इज अबाउट टू कम, और ये देखने वाली बात होगी सारे स्टूडेंट कम्युनिटी में। इस डिसीजन की को लेकर के बहुत हलचल भी होगी, आप देखना। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम पे जब जब ये डिसीजन चलेगा, मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है कि फेसबुक में खास करके, या सोशल नेटवर्किंग साइट्स में, सोशल नेटवर्किंग कम्युनिटीज में, सोसाइटी में एक बेहतरीन डिबेट होना चाहिए। यदि आप मेरे से पूछोगे कि सर आपका मत क्या है, तो मेरा मत यह है कि यार वर्ल्ड इज एन यूनिवर्सिटी नाउ, वी आर द सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। इतना इंक्लूसिवनेस होना चाहिए यार, कि आप यदि 100% सीट में से 10% एनआरआई को दे सकते हो, तो 10 से 15% इनको भी दो, क्या दिक्कत है उसमें। थोड़ी सीट और बढ़ा लो, क्योंकि डॉक्टर्स की कमी वैसी भी है। तो आपको लगता है कि आपके इंडियन से डॉक्टर्स बाहर चले जाएंगे, तो पहले से ही मान लो कि भी 15% डॉक्टर्स बाहर चले जाएंगे, तो मैं 15% सीट बढ़ा करके मेरे जो देश के जो नागरिक है उनके लिए 10% सीट पहले बढ़ा देता हूं, मामला सेटल हो जाएगा। बट उनको बाहर करने का कुछ नहीं बनता है, क्योंकि बड़ी उम्मीद से बचपन से ये लोग पढ़ते हुए इसी सिस्टम में आपके साथ बड़े हुए हैं। अब उनको आप अलग नहीं कर सकते हो। दैट वुड बी नथिंग बट एन ऑफेंस मेरे हिसाब से।
तो मैं बिल्कुल फेवर में हूं कि इनको राइट्स माना जाए कि ये उनके राइट से अधिकार है, ठीक है ना, जो किसी वजह से दुनिया के सर्कमस्टेंसेस के वजह से इन्हें खुद अपने राइट्स को रिनाउंस करना पड़ा। आज भी उनके दिल से पूछोगे तो वो आज भी बोलेंगे कि डुअल सिटीजनशिप हो जाती तो कोई दिक्कत नहीं होती। और हमने डुअल सिटीजनशिप इसलिए नहीं दी क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान नहीं है, और हमें लगता है कि आप क्यों एंजॉय करोगे डुअल सिटीजनशिप। जो चीज आपको यहां गड़बड़ लगेगी वहां जाके कर लोगे, जो वहां गड़बड़ लगेगी वो यहां के करोगे। मेरा सवाल है, इसमें क्या गलत है, इसमें क्या बुराई है? नींद इस कमरे में नहीं आ रही तो उस कमरे में जाके सो गए, क्या दिक्कत है? आपका नुकसान तो हम नहीं कर रहे ना, बराबर आपको टैक्स दे रहे हैं। इनकम टैक्स के अंदर जितने सारे प्रावधान है हम मान रहे हैं, फाइनेंशियल कोई फॉर्जरी नहीं है, काम भी बराबर करते हैं, और सारी चीजें एज ए सिटीजन जो मेरे ड्यूटीज है वो मैं पूरा एडमिनिस्टर करता हूं, तो दिक्कत क्या होना चाहिए, राइट? सो दिस वाज ऑल दैट वी हैव टुडे विद रिस्पेक्ट टू द OCI इशू फॉर द एग्जाम कॉल्ड नीट, ठीक है ना। और तो NTA को सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली बोल दिया है कि आप इस साल ऐसे ही करेंगे जैसे कि इस पे लिखा हुआ है कि दिस पीपल विल डेफिनेटली गो एंड पार्टिसिपेट इन द जनरल कैटेगरी सीट्स ऑफ नीट एग्जामिनेशन 2021, और ऐसा ही होना चाहिए, राइट? थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट. I wish you get your seats back. To all my OCI friends, may God bless you. Bye bye.